बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और अगले 24 घंटों का क्या मामला है, अगले आने वाले 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो कौन सी ख़बर है जो अगले 24 घंटों में मीडिया की ज़ीनत बन सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान ख़ान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई में अदालत उज़्मा ने एक बड़ा संग मील भी अबूर किया है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान की जानिब से जो बड़े उम्दा और ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए गए, सवालात पूछे गए, इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस ने जज साहबान के उन सवालों का क्या जवाब दिया और मजमूई तौर पर आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शिबली फराज की सहाफ़ी के साथ किस बात पे तकरार हुई, सहाफ़ी ने क्या सवाल पूछे, उन सवालों का जब शिबली फराज साहब जवाब दे रहे थे तो शिबली फराज साहब ये कहने पे क्यों मजबूर हुए कि मेरे साथ तकरार ना की जाए। तो ये 3 हमारे आज के मौज़ूआत हैं जिस पर इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान की नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पे समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई में अदालत उज़्मा ने संग मील क्या अबूर किया है। तो नाज़रीन, आज 27वीं समाअत में इमरान ख़ान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया है और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते से वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। यानी जुलाई से इस मुकदमे का बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ था, तो तकरीबन कोई 5 माह के बाद इमरान ख़ान साहब की साइड से जो है वो दलाइल को मुकम्मल किया गया। अब दूसरी साइड के जो वकील हैं वफाकी हुकूमत के, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। आज नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो 3 रुकनी बेंच के जो रुकन हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इमरान ख़ान साहब के वकील से ये इस्तफ़सार किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग कौमी असम्बली के रुकन हैं या कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं। तो जज साहब के सवाल के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तमाम पीटीआई के अरकान जो हैं वो अपने इस्तीफ़े दे चुके हैं। कुछ इस्तीफ़े स्पीकर ने एक्सेप्ट किए थे, उन पर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कामयाबी हासिल की। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि स्पीकर जो है वो सियासी हुकूमत अमली के तहत जो है वो पीटीआई के बाकी जो इस्तीफ़े हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के अरकान को अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास जाने का हुक्म दिया था। तो ख्वाजा हारिस साहब ने इस सवाल का ये जवाब दिया कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के जिन 11 अरकान के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए, वो भी तो उनके सामने पेश नहीं हुए थे, उनके इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट हुए। और ये 11 इस्तीफ़े ख्वाजा हारिस ने कहा कि स्पीकर साहब नींद से जागे और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नींद से जागने के बाद उन्होंने पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लिया। मंसूर अली शाह साहब ने फिर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं उससे एक ख़ुलासा निकालता हूँ कि उन रिमार्क्स के ज़रिए जज साहब ने पीटीआई के कपड़े उतार के रख दिए हैं। जज साहब ने कहा कि पीटीआई वाले तनख्वाहें भी ले रहे हैं और असम्बली में भी नहीं जाते। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे ने सदके दिल के साथ इस्तीफ़ा दिया हो, नेक नीयत के साथ इस्तीफ़ा दिया हो, अगर सामने वाला कोई एतराज़ लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद ही हमने इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करना है, तो अगर पीटीआई ने सदके दिल के साथ अच्छी नीयत के साथ इस्तीफ़े दिए होते कि वो आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं, तो ये चले जाते स्पीकर के पास जाके तस्दीक करवा लेते, तो इन 8-9 महीनों के अंदर पीटीआई के इस्तीफ़ों की तस्दीक भी हो चुकी होती और ग़ालिबन अगर ज़िमनी इलेक्शन होना होता तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाता। अगर आम इलेक्शन की राह हमवार होती पीटीआई के इन इस्तीफ़ों से तो ग़ालिबन आम इंतखाबात भी हो चुके होते। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वाले तनख्वाहें भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, सरकारी रहायशगाहों को भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपनी सीटों से रिज़ाइन दे चुके हैं। चलें, इस बात को भी मान लें कि आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं, तो फिर आपको ये पर्क्स लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सरकारी रहायशगाहें लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो एक तरफ जो है वो मीठा मीठा जो है वो खाया भी जा रहा है और जो कड़वा कड़वा है उसको थू थू भी किया जा रहा है। जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि स्पीकर एक साथ जो इस्तीफ़े हैं उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जिसको एतराज़ होगा वो मुतलका फ़ोरम पे चला जाएगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर स्पीकर को इस्तीफ़ों की मंजूरी का हुक्म दें तो क्या पीटीआई तैयार है, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। और फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मौजूदा असम्बली नामुकम्मल है, अवामी एतमाद को तोड़ कर ये हुकूमत बनाई गई।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह PTI का जानिबदाराना नुक्ता नज़र है कि असम्बली नामुकम्मल है, ज़ुबानी बातें ना करें, असम्बली पसंद नहीं तो सीटें छोड़ दें, जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवा लें। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि यह सियासी बहस है, इसे सियासी मकाम पर होनी चाहिए। मंसूर अली शाह ने कहा कि इस्तीफ़ों का सवाल सियासी नहीं बल्कि आइनी है, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे तो अदालत से रजू करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुक्मरानों की इताअत करो जब तक वो गुनाहों को आम ना करें। चीफ साहब ने कहा कि सियासी मामले पे तबसरा नहीं करना चाहिए, असम्बली जाना ना जाना PTI का अपना फैसला है। चीफ साहब ने कहा कि इदारों को फाल करना होगा, पार्लियामेंट बुनियादी इदारा है, बड़ी जमात बाहर है तो पार्लियामेंट फाल कैसे हो सकती है, ये भी एक सवाल है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि रुकन अगर जिस्मानी तौर पे पार्लियामेंट में जाने के काबिल ना हो तो वो असम्बली छोड़ सकता है, तब असम्बली जो है वो छोड़ी जा सकती है। अरकान को अपनी आवाज़ ऐवान में ही बुलंद करनी चाहिए, ऐवान में ही उठानी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, चंद दिन पहले 2 से 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट हैं तो इस्टेब्लिशमेंट कैसे दावा कर सकती है कि वो गैर सियासी हैं। तो यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि अगर सादिक संजरानी समझते हैं कि जैली स्पीकर हैं, जैली वो चेयरमैन सेनेट हैं, तो सेनेट से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े नहीं दिए, वहाँ पर तो जो PTI के सेनेटर्स हजरात हैं वो उस जाली जिन्हें कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उनकी सरबराही में होने वाले इजलास में शरीक भी होते हैं, वहाँ पे जो डिबेट होती है उसमें हिस्सा भी लेते हैं और तकरीरें भी करते हैं, अपना मौक़िफ़ भी अवाम के सामने रखते हैं। लेकिन कौमी असम्बली के हवाले से PTI की जो हिकमत अमली है, जो फ़ैसला है वो आप नाज़रीन के सामने है। अच्छा, जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अवाम में कानून पर बहस ना हो तो इस्तीफ़ों के अलावा हल क्या है। और यहाँ पे नाज़रीन फिर एक सवाल ये भी आता है कि PTI के अपने दौरे हुकूमत में कितने ऐसे कवानीन थे जो बग़ैर बहस के पास करवाए गए, बल्कि PTI के दौर में तो ये होता था कि PTI ने एक पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रखी थी कि बजाय इसके लेजिस्लेशन की जाए ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे। और हमें ये भी याद है कि ग़ालिबन किसी इजलास में कोई दर्जनों कानून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकमुश्त जो है वो कौमी असम्बली से जो है वो अप्रूव करवा लिए थे। लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो नैब का कानून है उसका सिविल सर्वेंट पे तो बड़ा इतलाक़ होता है, सिविल सर्वेंट भी आवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन उनके ऊपर नैब कानून का इतलाक़ होता है। लेकिन जो फ़ौजी अफसरान हैं, अगर उनकी कोई मुबीना करप्शन है तो क्या उनकी करप्शन पर उनका एहतसाब करने के लिए उन फ़ौजी अफसरान की रिटायरमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा? तो क्या उनके ऊपर नैब कानून का इतलाक़ मसावी तौर पे नहीं होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह के इन रिमार्क्स के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि फ़ौज का अपना एक निज़ाम है, उनका एहतसाब का एक तरीक़ाकार है, और जो फ़ौज में सज़ाएँ होती हैं वो आम कवानीन से ज़्यादा सख्त होती हैं। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी गई और फिर शिबली फराज साहब बाहर आए, उनके साथ मलिका बुखारी साहबा भी मौजूद थी। उन्होंने पहले मीडिया पे गुफ्तगू की, फिर मलिका बुखारी साहब ने गुफ्तगू की। तो मैंने उनसे इस नाचीज़ सहाफ़ी ने उनसे 2 सवाल पूछे। एक सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की करप्शन, पाकिस्तान की मईशत की डिफ़ॉल्ट कर रही है, डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, बल्कि आप ये वाज़े कर दें, मेरे अल्फाज दें कि आप ये वाज़े कर दें, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट के करीब है या डिफ़ॉल्ट कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के जो सदर हैं अलवी साहब और जो आपकी पार्टी के साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो आप ये बताएं कि मैं आपकी बात मानूं या आपके सदर की बात मानूं या आपके साबिक़ वज़ीर ख़जाना की बात मानूं? तो शिबली फराज साहब ने इस सवाल का स्ट्रेट जवाब देने के बजाय कहा कि आप अवाम में देखें, अनारकी है, महंगाई है, फ़लाएँ। महंगाई तो है, हम भी बात करते हैं, बिल्कुल महंगाई है, और मौजूदा हुकूमत के आने के बाद उस महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हुकूमत को उस महंगाई का बर्डन कम करना चाहिए। लेकिन सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो महंगाई पे चले गए, आवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसकी बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि मैं आपकी बात मानूं या आपके सदर की बात मानूं? तो मुझे शिबली फराज साहब ने कहा कि आप ये देखें मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मिफ्ता इस्माइल की बात अगर आप मानेंगे तो फिर आप वज़ीर ख़जाना की बात भी मान लें, इसाक डार की, वो भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। लेकिन आप इन बातों को छोड़ के आप ये बता दें कि मैं आपकी बात मानूं, मुझे क्लियर कर दें कि मैं या आपके सदर अलवी की बात मानूं या आपके वज़ीर ख़जाना जो है थे शौकत तरीन की बात मानूं। तो उस पर वो आएँ बाएँ शाएँ की। और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल उनसे ये था कि आप कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान ने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटा है, यह पाकिस्तान के अवाम का पैसा था, कोई तहरीक इंसाफ का पैसा नहीं था।
तो मैंने कहा चलें आप ये बता दें कि जो NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने 50 अरब का एक स्कैम पकड़ा, मलिक रियाज वहाँ पे पैसे की वजाहत नहीं दे पाए, अब वो पैसे पाकिस्तान में वापस आए। NCA ने पैसे पाकिस्तान को दिए, आपकी हुकूमत को दिए, लेकिन आपने काबीना के इजलास में बंद लिफाफों में वो 50 अरब की जो अमाउंट थी उस बंद लिफाफे में डाल के आपने उसकी अप्रूवल दी। वैसे 50 अरब लिफाफे में नहीं थी, लेकिन वो एक लिफाफा था, बंद था, जिसके अप्रूवल लेके जो है वो पैसे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करवा दिए गए। तो मैंने ये पूछा कि लिफाफे में जो 50 अरब डाल के आपने एक हाथ से दूसरे हाथ में मलिक रियाज की जेब में डाल दिए, वो किसके पैसे थे? तो शिबली फराज साहब कहते रहे कि देखें हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अगर हमने गलत किया है तो आप हमें किसी अदालती फ़ोरम पे ले जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने फ़ैसला किया है, आप एक अदालत के फ़ोरम के ऊपर ठहरे हैं, मीडिया के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका फ़ैसला है, आपकी वफाकी काबीना का फ़ैसला है, आप यहाँ पे जवाब दे दें। तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ तकरार ना करें। अब ये जो किस्म की चीज़ें हैं उनसे सवाल पूछना हमारा बनता है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसी चीज़ों का फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें तो बहुत करते हैं, लंबी लंबी घंटों की तकरीरें भी कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, लेकिन जब इन बातों का सवाल मांगें तो इनका कोई जवाब नहीं आता। अब आ जाते हैं कि अगले 24 घंटे क्यों अहम है और अगले 24 घंटों में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या डेवलपमेंट हो सकती है, कौन सी खबर जो है वो मीडिया की जीनत बन सकती है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, जो तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उस डिस्क्वालिफिकेशन के फ़ैसले के साथ आप ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी फ़ैसला दिया था कि तोशा खाना के जो तहाइफ रिटर्न्स में ज़ाहिर नहीं किए गए, इमरान खान दरअसल उन तहाइफ को अपने रिटर्न्स में ज़ाहिर ना करके, रेलिवेंट टाइम पे ज़ाहिर ना करके करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब करार पाए हैं। तो फौजदारी कार्रवाई इनिशिएट करने का जो है वो अलहदा से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था और इस मामले पे एक रेफरेंस बनाकर जो है वो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को भिजवाया गया था और गालिबन पीर के रोज़ उस रेफरेंस के ऊपर समाअत को जो मुतलका जज थे उन्होंने मुकम्मल किया था और मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का वो जो फौजदारी ट्रायल का जो रेफरेंस था इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया था और करार दिया था जज साहब ने कि 15 दिसंबर को शाम 4 बजे उस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी का फ़ैसला सुनाया जाएगा कि आया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस काबिल समाअत है या वो रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिल समाअत है। तो लग तो यही रहा है कि कल का जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। अगर अदालत ने यह करार दिया कि रेफरेंस काबिल समाअत है तो इस सूरत में एक तो अदालत की जानिब से इमरान खान को नोटिस किया जाएगा, इस फौजदारी तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर इमरान खान साहब से जवाब मांगा जाएगा, उन्हें तलब किया जाएगा, समन किया जाएगा। इमरान खान साहब असालतन वकालतन जो है वो अपनी हाज़िरी को अदालत के सामने यकीनी बनाएंगे। तो ये बज़ाहिर एक कल आने वाला फ़ैसला लग रहा है कि इमरान खान साहब के इस मामले के ऊपर एक बड़ी ख़बर जो है मीडिया की ज़ीनत बन सकती है। अगर इस रेफरेंस को नाकाबिल समाअत भी करार दिया गया तब भी दूसरी सूरत में ये मामला जो है, ये जो ख़बर है वो चेयरमैन PTI इमरान खान की एक बड़ी ख़बर होगी, उनसे जुड़ी एक अहम ख़बर होगी जो मीडिया की ज़ीनत बनेगी। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।